हेलो एवरीवन, चलिए आ जाइए। तो आज का जो हमारा सेशन है हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सीपीसी जो है हमारा सेक्शन 9 और 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे डिग्री हमने पढ़ा था, ठीक है, डिग्री में हमने कितना डेप्थ में पढ़ा था, ठीक इसी तरह से हमें सेक्शन आपका 9, 10 और 11, ठीक, ये हमें बहुत डेप्थ में जाके पढ़ना है। तो इसलिए आप चीजों को अच्छी तरह समझेंगे और मेरे साथ साथ अपने नोट्स बनाएंगे, ठीक है। मेरे साथ साथ नोट्स बनाएंगे और उसके साथ साथ आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। एक तो ना, आप आ रहे हैं अखिलेश, ठीक है। हाँ, मैं कह रही हूँ, एक तो क्या करना है आपको, कभी भी किसी के नोट्स को लेकर के पढ़ने की कोशिश आप ना करें। आप ये ना सोचें कि मैं इनके नोट्स लेकर के पढ़ करके अपना एग्जाम निकाल दूंगा या निकाल दूंगी, ठीक है। आपको ये देखना है कि मैं जो है खुद से नोट्स बना रही हूँ या बना रहा हूँ करके, ठीक है। तो ये आप मेरी बात समझ रहे हैं कि इस तरीके से आप क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी देखो, अभी हमारा क्या है, अभी हमारे 2-3 हमारे एग्जाम है, वैकेंसी जो है अपकमिंग है, तो उसके लिए हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना है, ठीक। जैसे कि अभी आपका आपका छत्तीसगढ़ डीजेस आ गया है, नहीं सॉरी, छत्तीसगढ़ हायर जुडिशरी आ गया आपका। आपका यूके एपीओ, उत्तराखंड के एपीओ की वैकेंसी आपकी नोटिफाई हुई, मतलब वैसे नहीं हुई है, लेकिन एक थोड़ा नोटिफिकेशन आया है, ठीक। और आपका यूपी एपीओ, ये क्या है, अभी आपके पास मान के चले आप 2-3 महीने तो आपके पास है ही, ठीक। तो उस हिसाब से हम पढ़ाई करें और उस हिसाब से अभी भी थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगेंगे ना, तो चीजें बहुत अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाएंगी। और हमें ये नहीं लगेगा कि हमने ये पढ़ाई की नहीं है, हमारा ये रह गया, हमारा वो रह गया। इसीलिए मैं जो जो आपको बता रही हूँ, मेरे साथ साथ अगर आप चलेंगे, चीजों को समझेंगे, खुद से करेंगे, है ना, खुद अपने नोट्स बनाएंगे, तो आपका कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं, ठीक। तो चलिए, तो ब्लैक बोर्ड पे आप देखेंगे, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पे आप देखें, आई होप आपको दिख रहा होगा विजुअल लिखने में, वो जैसे मैंने मोटा मोटा लिखा है, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। चलो, तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, सेक्शन 9, ठीक। ये आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाए। आप कभी भी किसी दूसरे के नोट्स पे बिल्कुल भी नहीं चलना है आपको, चाहे आपसे कैसे भी बने, उल्टे सीधे जैसे भी बने, आप अपनी कोशिश को लगातार रखिएगा, ठीक। सेक्शन 9 मैंने लिखा है। अब सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको कम से कम, मेरे को लगता है आपको 2 घंटे तो आराम से ले लेगा, इतने से सवाल आते हैं, ठीक। अब देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है जुरिडिक्शन ऑफ सिविल, ठीक। अब हमें सेक्शन 9 को पढ़ने से पहले हमें ये सेक्शन 9 को हमें पढ़ना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये सारा, देखो देख रहे हो आप, मैंने लिखा है, सबसे पहले मैंने लिखा है काइंड्स ऑफ जुरिडिक्शन, जो कि आपका मेंस का सवाल है, ये आपके मेंस के सवाल है, साथ साथ प्री का भी सवाल है। तो काइंड्स ऑफ जुरिडिक्शन में मैंने क्या लिखा है, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, पिक्यूलरी एंड ओरिजिनल जुरिडिक्शन, एपलेट जुरिडिक्शन, सूट ऑफ सिविल नेचर और एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। ये हमारा है सेक्शन 9, ठीक। हमें सेक्शन 9 में इसको पढ़ना है अच्छी तरह, एक एक पॉइंट को समझ करके, ठीक है। तो इसको हमें पढ़ने से पहले, और एक चीज और ऑर्डर्स, ऑर्डर्स की मैं बात करूं, ऑर्डर्स को भी हम देखने से पहले, मतलब सारे हमारे 51 ऑर्डर्स हैं, 51 ऑर्डर में हमें क्या करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो हम करेंगे, वो आज मैं आपको बताऊंगी। देखो, 51 ऑर्डर में आपको उसको ना कहानी की तरह याद करना है, तो इसलिए मैं आपको पहले बता देती हूँ थोड़ा सा कि किस तरह से आपको उसको याद करना है, ठीक है। जैसे आप निकालिए, ऑर्डर्स निकालिए, ऑर्डर्स आप निकालिए, ऑर्डर 1 को निकालो। ऑर्डर 1 में देखो क्या होता है, इसको ना एक कहानी की तरह आप समझेंगे। कहानी की तरह आप कैसे समझेंगे मैं आपको बताती हूँ, कि जैसे जैसे आपके पास कोई पर्सन आया, ठीक है, उसने आपसे क्या कहा, उसने आपसे कहा कि मुझे ना केस फाइल करना है, ठीक है जी, केस फाइल करना है। तो केस जो फाइल होता है वो पार्टीज के बीच में होता है, तो सबसे पहले कौन चाहिए आपको, देखो यहाँ पे देखते हो, इसको आप एक स्टोरी की तरह बना ले मेरे कहने से, ठीक है। सबसे पहले है पार्टी टू द सूट, पार्टी टू द सूट, ये आपका हो गया ऑर्डर 1, ठीक। तो सबसे पहले हमें केस फाइल करने के लिए कौन चाहिए, केस फाइल करने के लिए हमें लोग चाहिए, लिविंग पर्सन चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद चलो ठीक है, अब आपने केस फाइल कर दिया, ऑर्डर 1 आपका आ गया।
अब मुझे ये बताओ, अब किस बात पे केस फाइल करोगे? केस फाइल आप किस बात पे करेंगे? क्या चाहिए? कॉज ऑफ एक्शन तो चाहिए। मुद्दा क्या है? कॉज मतलब क्या, कारण क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो अब यहाँ पर आगे आपका एक, मैं वो आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से, ठीक है, हम अपने हिसाब से, मैं तरीका बता रही हूँ, करना आपको ये अपने हिसाब से इसको करेंगे, जो हम लोग करते हैं वैसे करते हैं। पार्टी टू दी सूट हो गया आपका। उसके बाद आपका मैंने क्या बोला, कॉज ऑफ एक्शन। ये हो गया आपका कॉज ऑफ एक्शन, मतलब आपका ऑर्डर टू। इसका मतलब क्या है, पहले हमने बंदे हमारे पास आए, बंदे आए, इंसान आया, कोई भी पार्टी आई, पार्टी कोई आपके पास गेम खेलने तो आएगी नहीं, ठीक है, अपने शादी का कार्ड देने तो आएगी नहीं, आपके पास किस लिए आएगी? आपके पास आएगी भाई सूट फाइल कर दो, ठीक। तो ये कॉज ऑफ एक्शन, कारण क्या है ये, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद ऑर्डर थ्री, ऑर्डर थ्री को आप छोड़ेंगे, सीधा आए आप ऑर्डर फोर पे, ठीक। अब यहाँ पर क्या हुआ, कॉज ऑफ एक्शन हो गया, ठीक है जी, हमने कारण बता दिया, मेरी इससे लड़ाई है, मुझे इस बंदे से प्रॉब्लम है, ये मेरे साथ समस्या है, तो आपने कहा ठीक है। अब क्या करते हैं, चलो जी आ जाओ, तो हम क्या करते हैं, आपका इंस्टीट्यूट कर देते हैं सूट, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, ऑर्डर फोर। अब ये जो भी मैं ऑर्डर यहाँ लिख रही हूँ, ये 100% गारंटेड मेंस के और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। 51 ऑर्डर्स में से हमें कौन से ऑर्डर्स पढ़ने हैं, ये आप मेरे साथ समझ लेंगे, तब हम सेक्शन 9 पे आएंगे। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या हुआ, इंस्टीट्यूशन हो गया सूट का, सूट हमने फाइल कर दिया, ठीक है जी। अब सूट फाइल कर दिया, जिस बंदे पे कर दिया, तो अब उसे बुलाओ तो सही। क्या कहा मैंने, जिस पे आप केस फाइल कर रहे हैं उस इंसान को बुलाओ, तो आपने भेजा है। अब क्या करेंगे हम, अब हम भेजेंगे समन। देखो, जो सिविल मैटर होते हैं, सिविल मैटर की जो प्रोसीडिंग है वो इसी तरह चलती है, ठीक। तो अब हम आ जाते हैं समन पे, ठीक। हमने क्या कर दिया, केस फाइल कर दिया और भेज दिया समन, समन ऑर्डर आ गया फाइल। कहानी की तरह चलो, कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है। समन भेज दिया, अब समन भेज दिया, ठीक है। अब करो तैयारी, किस बात की, केस में आगे क्या होगा, आपका आ गया प्लीडिंग, ठीक है। प्लीडिंग होगी, प्लेट तैयार होगा। तो ये प्लीडिंग आपकी कितनी है, आप अपने ऑर्डर में देखते जाएं, मैं तो लिख ही रही हूँ आपको, ऑर्डर 6, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, प्लेंट, प्लेंट फाइल करेंगे ना, ऑर्डर 7 मतलब प्लेंट बनाओ। अब ये आ गया आपका ऑर्डर 7, प्लेंट। अब यहाँ पे मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना अखिलेश, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है प्री और मेंस का, कि आप ये बताइए प्लेंट और डब्ल्यूएस किस में आता है। तो अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, नहीं पता तो मैं बताऊंगी, ये प्री का क्वेश्चन है, ठीक। ऑर्डर और प्लेंट, सवाल ये आएगा कि किसके अंदर आता है, क्या ये प्लीडिंग होगी या नहीं होगी, तो मुझे आंसर बताओ, ठीक। चलिए ठीक है, तो ऑर्डर 7 आपका क्या आ गया, ऑर्डर 7 आपका प्लेंट आ गया, ठीक है जी। हमने प्लेंट तैयार कर लिया, क्योंकि सिविल सूट में क्या तैयार होगा, प्लेंट तैयार होगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक। प्लेंट तैयार हो गया आपका। उसके बाद उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका उधर से भाई जवाब भी तो आने दो। तो उसके बाद क्या होगा, आपका डब्ल्यूएस, ठीक, मतलब रिटर्न स्टेटमेंट, ऑर्डर 8। ये हो गया आपका ऑर्डर 8 डब्ल्यूएस। ये क्या है, आपका रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक। ये भी तो आएगा ना, तो ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका डब्ल्यूएस के बाद अब ये देखो, जिन लोगों को हमने केस में पार्टी बनाया था वो लोग आए भी है कि नहीं आए, ठीक है। पता कैसे चलेगा, तो पता चलेगा ऑर्डर 9 में। तो आप बेरक में ऑर्डर 9 देखे, ऑर्डर 9 बात करता है अपेयरेंस एंड नॉन अपेयरेंस की, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है जी। आ गए, अब अपेयरेंस भी देख ली, नॉन अपेयरेंस कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया। अब उसके बाद क्या देखो, उसके बाद ये देखना है कि भाई चलो आ गए, अब इनका क्या करो, ओरल एग्जामिनेशन करो। अब इन्हें दावत पे थोड़ी बुलाया, पूछेंगे भैया बताओ क्या क्या किया है क्या क्या नहीं। तो ये मैंने आपको 10 ऑर्डर कम से कम बता दिए। ये 10 ऑर्डर तो आपके 100%, ये मैंने कहानी बना के आपको बताई है, बाकी आप देखिए खुद। नहीं, मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ, आप लिख लो अपनी नोटबुक में।
नोटबुक में लिख लो आप। उसके बाद 11, 12, 13 तो आप जस्ट रीड आउट करेंगे, ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। 11, 12, 13 को आप जस्ट रीड आउट करें, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है उसकी बाकी की कहानी बना के उसको कंप्लीट करें। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, समझना है चीजों को, तो आपको क्या करना है, आपको स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी। बिना स्टोरी क्रिएट करे यहाँ कुछ होना नहीं है, ठीक। यहाँ तक क्लियर है अभिषेक? चलिए ठीक है। तो अब इतनी बात हो गई, ये मैंने आपको बता दिया है जिसमें जो आप इसमें 14 ऑर्डर करें, इंपॉर्टेंट ऑर्डर 14 भी है आपका। तो जो जो इम्पोर्टेंट है उसको आप क्या कर लेना, उसको आप टिक मार्क कर ले, अपनी BRF में कर ले टिक मार्क, या फिर आप क्या करें, उसको अलग से लिख ले, ठीक। जैसे आपको ऑर्डर 16, 18, 21, 14 और 17, ठीक। ये वाले ऑर्डर्स को आप क्या करें, टिक मार्क कर ले अपने BRF में। चलिए ठीक है। अब मेरी बात दोबारा से ध्यान से सुनेंगे। अब सिविल केस में प्रोसीडिंग 3 चीजों पे चलती है, ठीक है। मैंने क्या कहा, सिविल केस में प्रोसीडिंग 3 चीजों पे चलती है। वो 3 चीजें कौन सी हैं वो आपको यहाँ पे समझना है। मतलब हाउ टू फाइल अ सिविल सूट। तो तीन ग्राउंड है इसके। देखो, ये हो गया आपका, सबसे पहले हो गया आपका प्लेंट, ठीक है। ये हो गई आपकी एप्लीकेशन, ठीक। और आपका ये तीसरा आपका हो गया मेमोरेंडम ऑफ अपील, ठीक है जी। चलिए ठीक है। अब इसमें ऑर्डर आप लिख लें। ये तो आपका हो गया ऑर्डर 7। देखो थोड़ा सा कॉन्शियस होके पढ़ो, क्योंकि हाँ ठीक है बोरियत है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही CPC को। ऑर्डर 36 जो मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन, और ये आपका ऑर्डर 33, ठीक है। और उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ अपील आपका आ जाएगा ऑर्डर 41। ये आपका सिविल केस फाइल करने का बेस है कि इन तीनों ग्राउंड से ऊपर सिविल केस फाइल नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। चलिए ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए अब आ जाओ सेक्शन 9 पे। अब सेक्शन 9 क्या कह रहा है, कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट अनलेस बार्ड। अब इसकी लैंग्वेज को पहले समझेंगे। इसकी लैंग्वेज को हम समझने से पहले, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको आसानी रहेगी। आप जागे हुए हैं, सो तो नहीं गए? बताओ भाई। पढ़ाई कर रहे हैं ना अच्छी तरह? तो क्या कह रही हूँ, सेक्शन 9, ठीक है। सेक्शन 9 बात कर रहा है कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट अनलेस बार्ड। अनलेस बार्ड से मतलब क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। इसकी ना लैंग्वेज को समझेंगे, सेक्शन की लैंग्वेज को। सिविल नेचर की यहाँ पे बात की गई है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। मैं जो कह रही हूँ उसको बस फोकस कर लो। मैंने कहा सिविल नेचर का मतलब क्या है। यहाँ पर सेक्शन 9 में सिविल नेचर का मतलब क्या है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। सिविल नेचर से मतलब है प्राइवेट आपके राइट्स, ठीक है। जो हम सेक्शन किस में पढ़ेंगे, सेक्शन 9 में पढ़ेंगे। एंड ऑब्लिगेशन, प्राइवेट राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ऑब्लिगेशन ऑफ अ सिटीजन इज कवर्ड अंडर, ऑब्लिगेशन ऑफ अ सिटीजन is covered under the suit of civil nature, ठीक है जी। सूट ऑफ सिविल नेचर। अब पहला क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना है, पहला प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। पहला सवाल ये है कि सिविल नेचर में कौन से जो है आपके राइट्स की बात की गई है। तो ये लिख लो प्राइवेट राइट्स, ऑब्लिगेशन, ये क्या है, प्राइवेट राइट्स की आपकी बात करता है, ठीक। अब अपनी नोटबुक में लिखो, साथ साथ लिखो। देखो मैंने आपको इतनी बात बता दी। अब यहाँ पर क्या इंक्लूड नहीं है, पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस क्वेश्चंस आर नॉट कवर्ड, ठीक है, बाय दैट एक्सप्रेशन। इसके अंदर क्या कवर्ड नहीं है, पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस। अब हमने पढ़ लिया प्राइवेट और ऑब्लिगेशन क्या है सिविल नेचर का। अब हमें ये देखना है क्या नहीं है। तो मैंने क्या कहा, पॉलिटिकल, ठीक है,
पॉलिटिकल और सोशल, और आपका रिलीजियस, जो भी क्वेश्चंस है रिलीजियस, ठीक है, क्वेश्चंस आर नॉट कवर्ड, आर नॉट कवर्ड द सूट ऑफ सिविल नेचर, ठीक है, सूट ऑफ सिविल नेचर। ये बात हो गई हमारी क्लियर। इतनी हमने अभी दो बातों को समझ लिया। दो बातें हमने कौन सी समझी? देखो, पहले मैंने बता दिया प्राइवेट आपकी राइट की बात करता है और सिटीजन्स के ऑब्लिगेशंस ऑफ सिटीजन्स की बात करता है। ये हमने इतनी बात यहाँ पे समझ ली है। उसके बाद इसमें क्या नहीं इंक्लूड होगा वो भी हमने समझ लिया है। आप याद कर लेना इसको आप एक एक वर्ड को रट लेना, नहीं तो ये आपको फेल कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा सवाल ये होता है कि a suit in which principal questions relates to caste religious is not a suit of civil nature, ठीक है। ये हो गया, दो चीजें ध्यान रख लो। उसके बाद अब आप आ जाओ कि इन्होंने बेरेक की लैंग्वेज को देखो। बेरेक की लैंग्वेज देखो क्या लिखा है बेरेक में, सेक्शन 9, सेक्शन 9 में देखो लिखा है, मैं पढ़ती हूँ, मेरे साथ साथ पढ़ो। ये लिखा है कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट अनलेस बार्ड। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि कोर्ट सब तरह के जो सिविल सूट है उनको ट्राई करेगा, मतलब उनको एंटरटेन करेगा जब तक कि वो बार्ड ना हो। अब बार्ड क्या होता है? ये बार्ड का मतलब क्या होता है कि जब तक उसको क्या ना किया गया हो, प्रतिबंधित ना किया गया। अब इसमें ना एक एक वर्ड को आपको समझना पड़ेगा। एक एक वर्ड से क्या मतलब है? एक एक वर्ड से मतलब ये है, देखो मैं लिखती हूँ यहाँ पर, अब मेरे को ध्यान से देखना, बहुत पेशेंस के साथ सीबीसी पढ़नी है आपको, ठीक है। आपको ये नहीं कि मजा नहीं आ रहा, हर चीज में मजा ही जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें मजबूरी में कह लो या किसी भी रीजन से कह लो पढ़नी पड़ती है। पास होना है ना, हमें विद्वान नहीं बनना, हमें पास होना है बस, तो ऐसे पढ़ो। मतलब क्योंकि यहाँ पर ये कंपटीशन लेवल का एग्जाम है, पढ़ते तो सब बहुत है, लेकिन ना ये नहीं पता होता क्या नहीं पढ़ना। तो मैं बता रही हूँ आपको क्या नहीं पढ़ना। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ कोड, कोर्ट्स टू ट्राई, ठीक है, ऑल सिविल सूट। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे अटकता है। अब ये क्या होता है? अब सिविल सूट क्या होता है आप देखो। सिविल सूट का मतलब क्या है? अब ये क्वेश्चन है प्री और मेंस दोनों का। कौन कौन से सूट जो है वो सिविल नेचर के होंगे? तो सबसे पहली बात, सूट फॉर डैमेजेस एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहा मैंने? सूट्स फॉर डैमेजेस एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये क्या हो गए आपके सूट ऑफ सिविल नेचर। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा लिखो आप, क्योंकि अगर मैं इसमें लिखूंगी तो बहुत टाइम लगेगा इसमें, तो आप क्या करो, दूसरा लिखो सूट फॉर स्पेसिफिक रिलीफ्स। मतलब एक बात ध्यान रखना, जहां पे भी आपको ये सिविल सूट वर्ड याद लिखा है ना, तो ये बात करता है इंडिविजुअल की, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन की यहाँ बात करता है, ठीक। इंडिविजुअल रॉन्ग की बात करता है कि इंडिविजुअली रॉन्ग हुआ है, ठीक। दूसरा लिखो सूट फॉर स्पेसिफिक रिलीफ। थर्ड है सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने क्या कहा? सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, सूट रिलेटिंग टू राइट टू शेयर इन ऑफरिंग, मतलब दान पुण्य जो करते हैं उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद है सूट फॉर राइट, सूट फॉर राइट ऑफ वर्शिप, सूट फॉर रेंट, ठीक है। ये कौन से सूट बता रही हूँ मैं? सूट ऑफ सिविल नेचर की बात कर रही हूँ। उसके बाद आ गया आपका सूट फॉर एन अकाउंट। अब ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सूट फॉर वर्शिप की जो मैंने बात की है आपको वो क्या है, वो कौन से केस में डिसाइड हुई थी? अपने उसमें लिखो, अपनी बुक में लिखो, सूट फॉर वर्शिप में कौन सा केस था जिस केस में ये डिसाइड हुआ था कि जो आपका जो है ये वर्शिप का राइट है, ये सूट ऑफ सिविल नेचर है। तो यहाँ पे आप लिखो इन द केस ऑफ हुकुमचंद वर्सेस, क्या लिखा हमने? हुकुमचंद वर्सेस, ठीक है। अब देखो हुकुमचंद वर्सेस महाराज बहादुर 1993, ठीक है।
हुकुमचंद वर्सेस महाराज बहादुर 1993 का एक केस है जिसमें डिसाइड हुआ था सूट फॉर वर्शिप, सूट ऑफ सिविल नेचर। ठीक है, क्या है, सिविल नेचर का सूट है आपका। ठीक है जी, इतनी बात हो गई क्लियर। चलिए ठीक है, ये बात हमारे समझ में आ गई है कि इन्होंने ये क्या बताया। तो मैंने आपको 7 टाइप्स के सूट बताए हैं जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे प्री की बात करो चाहे मेंस की बात करो, इसमें ये सारे में से कोई सा भी उठा करके आपको पूछ देगा कि आप ये बताओ कि ये सूट ऑफ सिविल नेचर है कि नहीं है, ये कौन सा सूट है, ये किस तरह का सूट है, ये आपको ना पूछ देगा उठा करके यहाँ से सीधा एज इट इज। अब एक्सप्लेनेशन 9, वो सेक्शन 9 का एक्सप्लेनेशन देखो, सेक्शन 9 का एक्सप्लेनेशन देखो जो आपकी बात करता है कास्ट और रिलीजियस की। ठीक है, कास्ट और रिलीजियस की बात करता है। अब आपको ये समझना है कि ये क्या कह रहा है। कास्ट और रिलीजियस क्या है मैं आपको बता देती हूँ। ए ने बी को अपनी सोसाइटी में एक प्रोग्राम से हटा दिया। ठीक, मैं क्या कह रही हूँ, ए ने बी को अपनी सोसाइटी के प्रोग्राम में से हटा दिया, मतलब उसको एंटर ही नहीं होने दिया। देन बी का यहाँ पे कोई राइट नहीं है। ठीक है, अगर हटा दिए तो हटा दिए, कोई बात नहीं, लेकिन अब वो उसमें सूट फाइल नहीं कर सकता। सूट वो तब फाइल कर सकता था जब वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट होता। ठीक है, मतलब सोसाइटी के राइट को इफेक्ट करता तब कास्ट और रिलीजियस सूट ऑफ सिविल नेचर का होता। किसकी बात कर रही हूं मैं, कास्ट और रिलीजियस की बात कर रही हूँ। ठीक है, और लेकिन मैंने जो इंडिविजुअल रॉन्ग बात करी है, ये मैंने किस पे बात करी है, ये स्पेसिफिक रिलीफ में बात करी है। जो सूट फॉर स्पेसिफिक रिलीफ के होते हैं ना, उनकी मैंने यहाँ पे बात करी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है अखिलेश, क्लियर हो रहा है आपको सेक्शन 9? चलिए ठीक है, ओके। तो इंडिविजुअल मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर अगर पूरी सोसाइटी के राइट को इफेक्ट किया जाएगा, देन इन दैट केस सूट ऑफ सिविल नेचर का होगा कास्ट और रिलीजियस में। अदरवाइज ये जितने भी मैंने टॉपिक आपको बोले हैं, 7 टॉपिक बताए हैं, इसमें अलग अलग तरीके से सूट फाइल किया जाएगा। ठीक, ठीक है। अब उसके बाद आप आ जाओ एक्सप्रेशन 1 को देखो। मतलब एक्सप्लेनेशन 1 क्या कह रही है, एनी ऑफ द केस। मैंने आपको बताया है, आपको बेरेक में जब कुछ समझ में ना आए तो सबसे पहले आप एक्सप्लेनेशन को देखो। हम बेरेक में सेक्शन को देखेंगे लेकिन पहले एक्सप्लेनेशन को देखें। मतलब ये कह रहा है एनी ऑफ द केस में राइट टू प्रॉपर्टी और कोई एन ऑफिस दिया गया है। मतलब क्या कहा, राइट टू प्रॉपर्टी और एन ऑफिस। तो राइट टू प्रॉपर्टी और एन ऑफिस जो है वो सूट ऑफ सिविल नेचर है। अब ये मैटर नहीं करता, मेरी बात ध्यान से सुनना, अब ये मैटर नहीं करता कि जो इशू रिलीजियस या राइट्स या सेरेमनी से रिलेटेड है, बिकॉज प्योरली जो राइट्स रिलीजियस का होगा ना, वो सिविल नेचर का नहीं होता। मतलब इन वन वर्ड बात ये कही जा रही है, कोई भी जो बात करे यहाँ पर कोई भी केस राइट टू प्रॉपर्टी और एन ऑफिस से रिलेटेड है, और अगर वो किसी भी तरह से क्रिएट हो रहा है, मतलब किसी भी तरह से वो मतलब इशू क्रिएट हुआ है, तो ये मैटर ही नहीं करता कि वो किस तरह से क्रिएट हुआ है। मैटर ये करता है कि वो सिविल नेचर का है या नहीं है। मतलब इन वन वर्ड प्योरली, ठीक है मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, प्योरली जो राइट्स और रिलीजियस का होगा वो सिविल नेचर का नहीं होता। अब ये सवाल आपको अटका सकता है, इसीलिए आज आपके लिए होमवर्क ये है कि आप इसमें लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे और लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, सूट रिलेटिंग टू टेकिंग आउट ऑफ रिलीजियस प्रोसेशन, मतलब जो रैली निकालना, रैली वगैरह निकालते हैं ना, तो उसके लिए भी यही कहा गया है। ठीक है, मतलब रिलीजियस से क्वेश्चन जुड़ा है तो सिविल नेचर का नहीं है। बस इतनी सी बात आप ध्यान रख लो, क्या कह रही हूं मैं, रिलीजियस से जुड़ा है अगर, ठीक है, तो यहाँ पे वो सिविल नेचर का नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। ऐसे इशू पर रिलीजियस राइट्स और सेरेमनी से जो जुड़ा है, कास्ट का क्वेश्चन है, इन्वॉल्वमेंट है, मींस ये सिविल क्वेश्चन के जुरिडिक्शन को बार करेगा। सूट विल नॉट बी नेचर, वो जो सिविल नेचर का नहीं है, मतलब है ना, इट विल नॉट बी नेचर ऑफ सिविल सूट। ठीक है, मतलब ये सिविल सूट के अंदर नहीं आएगा। ये ठीक है, क्लियर हो गया आपको? चलिए अब बेरक को देखो, बेरक में क्या लिखा है, देखो बेरक को पहला लिखा है दी कोड शेल। शेल मतलब होता है मैंडेटरी। ठीक, मतलब क्या कहा मैंने यहाँ पर, मैंडेटरी की बात कर रहा है। शेल सब्जेक्ट टू दी प्रोविजंस हेयरिन कंटेन हेयर जुरिडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। अभी जो इन्होंने बात की है ना जुरिडिक्शन, अब आप जुरिडिक्शन को समझो।
ये आपका मेंस का सवाल है। आपसे पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जुरिडिक्शन इन द सेक्शन ऑफ 7-9, तो आपको ये आंसर ध्यान रखना है। ये मैं बता देती हूँ, टेरिटोरियल मतलब क्षेत्राधिकारी संबंधी आपकी क्या चाहिए, जुरिडिक्शन चाहिए। पिक्यूलियरी मैंने आपको बता दी है, धन संबंधी अधिकारिता की बात करता है। एपिलेट जुरिडिक्शन, सूट ऑफ सिविल, ये तो हम कर रहे हैं। तो ये 4 हो गई आपकी, ठीक है, 1 2 3 4। ये 4 जुरिडिक्शन आपको बहुत अच्छी तरह से एग्जाम के लिए प्री और मेंस दोनों के लिए आपको याद कर लेनी है अच्छी तरह से, ठीक। अब यही लिखा है आपकी किसमें, आपके बेरक में लिखा है ये। देखो थर्ड लाइन में देखो क्या लिखा है, ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ व्हिच हियर कॉग्निजेंस इन आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। मतलब जो एक्सप्रेसली, क्या कहा मैंने, बार्ड है, या तो एक्सप्रेसली बार्ड है या फिर इम्प्लाइडली बार्ड है। अब ये क्या होता है मैं बताती हूँ आपको, आप लिखो साइड में लिखो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। जब लिखेंगे ना तो आपको अच्छी तरह याद होगा, नीचे से ये साफ कर दो, ठीक है। देखो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड आप जो है नोटबुक में अपने डालो, हेडिंग डालो, ठीक। एक्सप्रेसली मतलब बार्ड बाय इनेक्टेड, ठीक है, मतलब बार्ड बाय इनेक्टमेंट, जो कि इनेक्टमेंट के अंदर ही बार्ड है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप लिखो, एक सेकंड, हाँ कैसे लिया, चलो ठीक है। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, यहां पर लिख देती हूँ एक्सप्रेसली बार्ड। अब ये एक्सप्रेसली बार्ड क्या होता है, ये होता है बाय एन इनेक्टमेंट। अब ये क्या होता है, इसके एग्जांपल लिखो, सीआरपीसी, ठीक है, लिखो अपनी नोटबुक में लिखो आप, ठीक है। अभी बताऊंगी इसका क्या मतलब है। सीआरपीसी हो गया, स्पेशल ट्रिब्यूनल हो गया, स्पेशल ट्रिब्यूनल हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपका ये हो गया, आपका रेंट ट्रिब्यूनल हो गया, रेंट ट्रिब्यूनल हो गया, ठीक। उसके बाद आपका हो गया ये इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल हो गया, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल हो गया, ठीक है। लिख रहे हैं आप, ये लिख लें, आपको ये ऐसे मिलेगा नहीं कहीं पर भी आपको, ठीक है। और उसके बाद आपका ये हो गया रिवेन्यू ट्रिब्यूनल हो गया आपका, और आपका इलेक्शन ट्रिब्यूनल हो गया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल, ठीक है। कॉर्पोरेटिव ट्रिब्यूनल हो गया आपका, कॉपरेटिव ट्रिब्यूनल, कॉपरेटिव ट्रिब्यूनल हो गया आपका। देखो इतना डेप्थ में कोई नहीं बताएगा, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप अच्छी तरह चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल हो गया, ये सारे आपके जब आप मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे ना तब आपको ये बहुत काम आएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल हो गया आपका, एक्सेट्रा करके लिख देना, ये इतना सफिशिएंट है, ठीक है। अब मेरी बात आप ध्यान से समझो कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि ये क्या कह रहा है कि ये बार्ड बाय इनेक्टमेंट है, मतलब बार्ड कर दिया है इस सूट का कॉग्निजेंस लेने के लिए, किसने, इन एक्ट ने, ठीक है। भाई आप किसी सूट को फाइल कर रहे हैं, लेकिन आप ये तो देख लें कि ये एक्ट तो उसको बार्ड कर रहे हैं, इसीलिए कहा गया बार्ड बाय इनेक्टमेंट, मतलब एक्सक्लूसिवली जुरिडिक्शन दी है कई एक्ट में, तो ये सारे एक्ट वही है, ठीक है। मतलब इफ रेमेडी इज नॉट एडिक्वेट देन इट इज नॉट बार्ड, ठीक। चलिए ठीक है। अब इम्प्लाइडली बार्ड क्या होता है, इम्प्लाइडली बार्ड का मतलब सिंपल सी बात है, आप लिखो, ठीक। इम्प्लाइडली बार्ड आप एक लाइन में लिख लो, देखो ए सूट इज सेड टू बी इम्प्लाइडली बार्ड, आई
होप आप लिख रहे होंगे बाय जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। मैं बोल रही हूँ ए सूट इज इम्प्लाइडली बार्ड व्हेन इट इज बार्ड बाय जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। ठीक है, क्या कहा आपको यहाँ पर मैंने, इम्प्लाइडली लिख लो, इम्प्लाइडली बार्ड। तो एक वर्ड में लिख लो बार्ड बाय जनरल प्रिंसिपल। ठीक है, ठीक है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। अब ये बात कहाँ डिसाइड हुई थी? केस का नाम लिखो आप, जितेंद्र नाथ वर्सेस, मुझे लगता है बहुत थके हुए हैं। मैंने क्या कहा, ये हो गया, हटा दो, जितेंद्र नाथ। ठीक, ये जो बात बता रही हूँ मैं आपको, ये कौन से केस में डिसाइड हुई थी? कौन सी बात? इम्प्लाइडली बार्ड वाली। ठीक है, ये केस में डिसाइड हुई थी जितेंद्र नाथ, जितेंद्र नाथ। अगर पूरा याद ना रहे तो एक वर्ड भी आप याद रख के रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन मैं तो लिख रही हूँ जितेंद्र नाथ वर्सेस एम्पायर इंडिया। ठीक है, जितेंद्र नाथ वर्सेस एम्पायर इंडिया का यहाँ पर केस था, एम्पायर इंडिया। पूरा नाम लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये आपको याद तो रहेगा नहीं। ये 1990 का ये केस था। तो ये हो गया आपका इम्प्लाइडली बार्ड। मैंने आपको क्या क्या बता दिया, देखो, मैंने आपको टेरिटोरियल जुरिडिक्शन बता दिया, ठीक है, सूट ऑफ सिविल नेचर बता दिए, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड बता दिया। ठीक, अब क्या हमें समझना है? अब हमें समझना है कौन से सूट सिविल नेचर के नहीं है। ठीक है, क्या कहा मैंने? कौन से जो केस है वो सिविल नेचर के नहीं होते। तो आप अपनी नोटबुक में लिखो, देखो लिख रहे हो ना आप, थोड़ा सा एक्टिव होकर के पढ़ना होगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि ये आपको कहीं पर भी नहीं छोड़ेगा। ये आप कहीं भी किसी भी उसका पेपर देंगे, सब में आएगा ये आपको। क्या बोल रही हूँ मैं? सिविल। ठीक है, मेजर के लिए तो चलो ये कह दे रहे चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन सिविल सूट तो ये सीपीसी तो आपको फंसा लेगा चारों तरफ से। तो मैंने क्या कहा, कौन से जो सूट है वो सिविल नेचर के नहीं है, सूट नॉट ऑफ सिविल नेचर। ठीक है, कौन से सूट जो है वो आपके सिविल नेचर के नहीं है? ये हो गया आपका सूट नॉट ऑफ सिविल नेचर। ठीक है जी। अब ये आपके प्री और मेन दोनों का क्वेश्चन है, आप लिखते जाइए साथ साथ, मेरे साथ साथ लिखें। ठीक है, सूट इन्वॉल्विंग प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कास्ट क्वेश्चन। तो एक वर्ड में मैं लिख रही हूँ, कास्ट रिलेटेड क्वेश्चंस इज नॉट सूट ऑफ सिविल नेचर। ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चंस इज नॉट सूट ऑफ सिविल नेचर। उसके बाद आपका प्योरली रिलीजियस राइट्स और सेरेमनी। ठीक, प्योरली रिलीजियस राइट्स एंड, अच्छा ये आपको दिखाई दे रहा है जो मैं लिख रही हूँ अखिलेश? ये दिख रहा है आपको अच्छे से? मुझे लग रहा है थोड़ा हिल गया कैमरा ना, क्योंकि ये आप लिख तो तभी पाएंगे ना जब आपको दिखेगा। ठीक है, तो क्या कह रही थी मैं? सेरेमनीज। ठीक है, ये किसकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे? ये आप लिखते जाइए। ठीक है, ये जो सूट, ये जो मैं लिख रही हूँ, ये सूट ऑफ सिविल नेचर का नहीं है। ठीक है, वॉलेंटरी पेमेंट और ऑफरिंग। तीसरा है वॉलेंटरी, वॉलेंटरी पेमेंट और ऑफरिंग। ठीक है, चलिए, ठीक। उसके बाद है एक्सपल्शन फ्रॉम कास्ट। सूट अगेंस्ट एक्सपल्शन फ्रॉम कास्ट इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर। ठीक है जी। लेफ्ट साइड इज नॉट विजिबल। ओके ओके, चलो मैं देखती हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा जो अभी लिख रही हूँ वो तो आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं बोल रही हूँ आप साथ साथ खुद ही लिखे, फिर कोशिश कर रही हूँ चीजें दिखे। मैंने क्या कहा कि आपका एक सेकंड में इसको सेट कर लेते हैं। तो मैंने कहा आपका कौन, मेरे साथ साथ याद करो आप,
याद आप करेंगे ना तभी आपको अच्छी तरह चीजें क्लियर होंगी। जल्दी से फटाफट याद करो, क्योंकि ऐसे तो एक सेक्शन नहीं आपका। हेलो जी हेलो, बड़ी देर से आई आप। देखो ये सीपीसी जो है ना आपके, जब हमारे पास सिविल के केस आएंगे उसमें भी आपको बहुत हेल्पफुल है ये। ठीक है, आप दुनिया में कोई भी एग्जाम दे लो, आपको ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और ये तो हमारी नॉलेज के लिए भी पढ़ना तो अच्छा ही होता है हर तरह से। तो आप चीजों को ना सीरियसली होकर के करें। तो ठीक है, तो मेरे साथ साथ याद करो अखिलेश। सबसे पहले मैंने क्या कहा, सूट ऑफ सिविल नेचर का कौन सा नहीं है। हमने ये तो याद कर लिया कौन कौन से है। कौन सा नहीं है, कास्ट रिलेटेड नहीं है, ठीक है। एक्सपल्शन फ्रॉम कास्ट, ये आपका सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं है। वॉलंटरी पेमेंट और ऑफरिंग, ये आपका सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं है। डिग्निटी और ऑनर, मेयर अपहोल्डिंग मेयर डिग्निटी और ऑनर आपका सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं है। तो ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्लियर कि कौन कौन से आपके सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया काम खत्म। हमारा सेक्शन 9, सेक्शन 9 मैंने मोटे मोटे तौर पे आपको जो है बता दिया है कि सेक्शन 9 आपका क्या कह रहा है कि कौन कौन से जो केस हैं वो सूट ऑफ सिविल नेचर के हैं और कौन कौन से नहीं है। किसको आप बार्ड कहेंगे, किसको आप जो है जुरिडिक्शन कहेंगे, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। अब आपका काम क्या है, इस पे एक नोट तैयार करना। क्योंकि देखो अखिलेश, आप ये देखना, अभी आपका ना ये छत्तीसगढ़ का हायर जुडिशरी का आया है। 35 ही होती है वैसे तो, मुझे लगता है मिनिमम नहीं लगता कि 35 ही होती है। तो आप ना अब जो भी आएगा ना, जो भी आपका वो एग्जाम आएगा, इसको मैं हटा देती हूँ क्योंकि ये हो गया। तो उसको आप क्या करना, उसको आप बिल्कुल देना। ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप आए नहीं थे। यूके का आगे मतलब अपडेट आई है, यूपीएपीओ की अपडेट आई है। तो ये आपको थोड़ा देखो तो सही, उस प्रेशर को हैंडल तो करो। देखो जो आप पढ़ाई करोगे ना, आप ये देखो कि वो प्रेशर आप हैंडल कर पा रहे हो, एग्जाम का नहीं कर पा रहे, उसको आप करो। कैसा भी पेपर आ रहा है ना, जैसे अब फटाफट आ रहे हैं सारे पेपर। अच्छा, मैं इंग्लिश का भी इसमें बैच शुरू कर रही हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो उसको भी हम करेंगे। तो ये हो गया। चलिए, सेक्शन 9 आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब सवाल देखते हैं इसमें से कैसे आएंगे। देखो, सबसे पहली बात मेरी ये है कि आप लिखो, आप ना मेंस के सवाल लिखो कि मेंस में किस तरह के सवाल आते हैं। मैं छोटे छोटे ही बता रही हूँ आपको। अखिलेश आप लिखो, आप लिखो कि मैं बता रही हूँ आपको, आप लिखो कि व्हाट डू यू मीन बाय सूट ऑफ सिविल नेचर। ये आपका सिंपल सा है, इसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये इस तरह से आपको लिखना है। और दूसरा लिखो, छोटे छोटे बता रही हूँ, मैं सोच रही हूँ आपको छोटे ही बताऊं, लेकिन आप लिखना। ठीक है, वैसे तो बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, लेकिन लिखो, कोई बात नहीं, लिखोगे तभी सीखोगे। लिखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पिक्यूनरी जुरिडिक्शन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पिक्यूनरी जुरिडिक्शन, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, ऑफ अ कोर्ट, will a court be competent to hear a suit exceeding, ठीक है, exceeding it limits if the parties to the suit given their consent। अब इसमें आपको पढ़ना क्या है, इसमें सवाल क्या आएगा आपको मैं बता देती हूँ। आपका इसमें पूरा आपका पिक्यूनरी जुरिडिक्शन आएगा। अब आप उसको अच्छे से पढ़े होंगे, आप ना बुक में से भी देख के लिखोगे तो भी चलेगा। अब प्री का सवाल कैसा आएगा, देखो, प्री का सवाल आपका आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर। सूट ऑफ आपका फ्रेंचाइजी क्या सूट ऑफ सिविल नेचर है। सूट ऑफ वर्शिप तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, वॉलंटरी पेमेंट ऑफ ऑफरिंग, ये आपका सवाल है। ठीक, अच्छा, दूसरा सवाल मैं बताती हूँ, सेक्शन 9 से बता रही हूँ। सेक्शन नंबर पूछेगा आपसे पिक्यूनरी जुरिडिक्शन का। तो इस तरह से आप चलते जाइए और आगे की ओर बढ़ते जाइए, और आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, गारंटेड। ठीक है, चलो, हमारा हो गया है ये आपका सेक्शन 9। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 10 पे। लिखो सेक्शन 10, आप यहाँ लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि बात करता है स्टे ऑफ सूट। क्या कहा मैंने, स्टे ऑफ सूट, जिसको हम इन अदर वर्ड्स कहते हैं, आप लिख रहे हो, रेस सब्जुडाइज।
ठीक है, अच्छा दिख रहा है, मैं ये तो देखो थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, ठीक है कोई नहीं। तो क्या कहा मैंने, रेस सबजुडाइज, ठीक है जी, ये आपका मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अब पहले मेरी बात को आप आराम से सुन लें, उसके बाद हम बेरक को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्टे ऑफ सूट का मतलब यहाँ पर क्या है, एक वर्ड में सेकंड सूट, सेकंड सूट को बार कर रहा है, ठीक है। मैंने क्या कहा, सेकंड सूट को बार कर रहा है, इज इट क्लियर। चलो, मतलब बार, इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट स्टे कर रहा है, रोक रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके एसेंशियल लिखो एग्जाम के लिए, एसेंशियल है पहला लिखो आप, कॉम्पिटेंट कोर्ट, इस टॉक्स अबाउट, क्या कहता है ये, कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट कोर्ट, ठीक। अभी मैं बताऊंगी इसका क्या मतलब है, लेकिन अभी आप मेरे साथ साथ लिखते जाइए। दूसरी बात लिखो, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली, सब्सटेंशियली, ठीक है। उसके बाद आप लिखो सेम पार्टीज, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद लिखो सेम टाइटल्स, फोर्थ पे लिखो सेम, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, सेम टाइटल, ठीक। उसके बाद लिखो सेकंड सूट, और नेक्स्ट है बा वो स्टे। अब ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं, ये आपका पूरा सेक्शन लिख दिया मैंने। अब मेरी बात को सिंपल लैंग्वेज में बस आप इतना सा समझ ले कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं यहाँ पे आपको ये कह रही हूँ कि आपने कोई सूट आपने कॉम्पिटेंट कोर्ट में ऑलरेडी फाइल कर दिया, ठीक है। कॉम्पिटेंट कोर्ट में आपने ऑलरेडी फाइल कर दिया, और उस कॉम्पिटेंट कोर्ट में वो सूट पेंडिंग है, ठीक। और ये जो आपने किया है वो अभी चल ही रहा है, ठीक है। तो सेम पार्टीज, ठीक है जी, सेम पार्टी सेम टाइटल को लेकर के आपने दूसरे कोर्ट में केस फाइल कर दिया, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कोई भी, मतलब बाहर आउट ऑफ इंडिया में आपने फाइल कर दिया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही चलता है, लेकिन वो आपने बाहर कर दिया, और या फिर आप ये कहें कि आपने उसको हाँ ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट या इंडिया के बाहर जो स्टैब्लिश है तो आपने कर दिया, तो देन इन दैट केस क्या होगा, आपने फाइल तो कर दिया। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, देखो क्या कहा इन्होंने कि आपने सूट फाइल कर दिया, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइल हो गया, लेकिन रुको, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप जो है हमारी बात सुनो, अभी रुको। किस लिए रुको, कि जो फॉर्मर सूट है, फॉर्मर सूट का आप डिसीजन आने दीजिए, ठीक है जी। क्या कहा मैंने, सेक्शन 10 जो कह रहा है कि तुम जो है ना अभी रुक जाओ, तुमने फाइल कर दिया, हमने तुम्हें फाइल करने को मना नहीं किया, ठीक है, हमने तुम्हें केस फाइल करने को मना नहीं किया है, लेकिन तुम्हारे को इस टाइम डिसीजन नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, आप रुके, रुके किस लिए, इसके लिए रुके आप, इसका डिसीजन तो आने दो, इसका डिसीजन आएगा तब तो कुछ आगे हम काम करेंगे, ठीक है। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई, यही आपके सेक्शन में लिखा है। सेक्शन 9 आपने पढ़ लिया होगा, आई होप, जितना मैंने बता दिया आपको, पूरी लैंग्वेज हमने पढ़ ली। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेना, मैंने सिंपल लैंग्वेज में बता दिया है। सेक्शन 10 को देखो बेरक में, सेक्शन 10 देखो क्या कह रहा है, नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट। अब अंडरलाइन करें, किसको अंडरलाइन करेंगे, विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू इज also directly substantially in issue in a previously instituted between the same parties। अब कहां फंसाएगा आपको, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि सेक्शन 10 और 11 आपको 110 क्या 115% आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे सूट फाइल करने की परमिशन आपको मिल गई है, ठीक है, सूट फाइल आपने कर दिया, लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है, ये सेम पार्टीज सेम टाइटल, ये सेम चीज आपको सेक्शन 11 में मिलेगी। लेकिन मेरी बात ध्यान से समझो,
ये यहाँ पर प्री का क्वेश्चन उठा के पूछ देगा, क्या वो सेम पार्टीज होगी? ठीक है, देखो लिखा है इसमें सेम पार्टीज और बिटवीन पार्टीज अंडर whom they are any of them claim litigation under the same title। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि सब कुछ सेम है, टाइटल भी सेम है ना। एक सेकंड तो क्या कह रही हूँ मैं टाइटल भी सेम है, पार्टी भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो अब आप ना रुक जाओ, किस लिए रुक जाओ? आप को रोक रहे हैं, ठीक है। इसको मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, रुको। जैसे अभी कर्नाटक में एक केस हुआ था, ठीक है। कर्नाटक में केस हुआ जिसमें 7 हस्बैंड से मेंटेनेंस का केस था, ठीक है। वो हमारा वैसे कोरिलेट करेगा सेक्शन 11 से, लेकिन मैं इसमें बता रही हूँ आपको। तो वहां पे उसको किसी ने रोका ही नहीं, स्टे ही नहीं हुआ, वो सिविल सूट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे केस को स्टे कर दिया जा रहा है, रोक दिया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि आप रुक जाएं। किस लिए रुक जाएं आप? अब इसलिए रुक जाएं कि आप ना जो पहले केस फाइल हुआ है, अब उसका डिसीजन तो आने दो। अब आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, मेरी बात ध्यान से सुन लो आप। आपको इसमें ध्यान रखना है कि सेक्शन 10 में आप सूट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप क्या नहीं करेंगे, आप आगे नहीं जा सकते, आपको स्टे किया जाता है, आपको यहाँ पर रोक दिया जाता है, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो आप, एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि ऐसा कोई सूट जो फॉरेन में चल रहा है, ठीक है, उसी मैटर पे, और आप इंडिया में दूसरा सूट डालते हैं, तो यहाँ पर सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा, ना ही स्टे होगा। अब आप मेरी बात समझिए, क्या कहा मैंने? फॉरेन में चल रहा है, ठीक है, फॉरेन में चल रहा है और आपने इंडिया में दूसरा सूट डाल दिया, तो सेक्शन 10 विल नॉट बी अप्लाई इन द केस ऑफ स्टे ऑफ सूट या इन द केस ऑफ फॉरेन कोर्ट, ठीक है। फॉरेन सूट जो आपने इस तरह से किया है, ये एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर करनी है, पढ़नी है अच्छे से। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ना, मेरी 2 बातें आपको ध्यान रखनी है बस। सेक्शन 10 में आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। आपने सूट फाइल कर दिया, ठीक है, फर्दर प्रोसीडिंग को रोक रहा है, बस, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? फर्दर प्रोसीडिंग को यहाँ पे रोका जा रहा है। भाई अब रुको, आप कहाँ को चले, अब नहीं जा सकते, आपको रोका जाता है, ठीक है जी। चलो अब आ जाओ आप। अच्छा सा क्वेश्चन कैसा आएगा? अब यही आएगा, सब्सटेंशियली, डायरेक्टली, ऑलरेडी फाइल है, फिर भी नहीं हो पा रहा। ये बेरे की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल मक्खन निकाल के दे रही हूँ, ठीक। सेक्शन 11 को देखो, अभी सिर्फ एग्जांपल से समझाऊंगी, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, लोगों को बहुत मुसीबत लगता है ये। ए, राम नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, फाइल करता है बी पे, ये है श्याम केस, ठीक है। मैंने क्या कहा, ए ने बी पर सूट फाइल किया, ठीक। अब सूट फाइल हो गया, अब इन द केस ऑफ सिविल मैटर डिसाइड हो गया सूट, ठीक है। सूट फाइल हो गया आपका, और आपके फेवर में क्या आ गई? आपके फेवर में डिग्री आ गई। कंक्लूजन ये निकला कि आपके फेवर में डिग्री यहाँ पर आपको मिल गई, ठीक है। अब आफ्टर दैट क्या हुआ? आफ्टर दैट अब इसका हो गया मूड खराब, मूड खराब हो गया बेचारे का, पता नहीं क्या हुआ इसको, जो भी हुआ। अब इसने क्या कर दिया, फिर से दोबारा इस पे केस डाल दिया। अच्छा, जैसे लोग चिढ़ जाते हैं ना, जब चिढ़ जाते हैं किसी से, खुंदक किसी को चढ़ जाती है, तो ऐसा अक्सर होता है। तो फंसाने के लिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए अक्सर लोग ऐसा करते हैं। तो इसने भी यही किया। इसने क्या किया, इसका मूड खराब हुआ, इसने दोबारा से ये इस पे केस डाल दिया, ये कहो इसने इस पे डाल दिया, किसी पे भी डाल दिया। अब होगा क्या? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये होगा, मैं बता देती हूँ आपको। अब ऐसी सिचुएशन में, ठीक है, अब ये जो बेचारा श्याम है, ये क्या करेगा? अब ये श्याम जाएगा दोबारा से कोर्ट, ठीक है, कोर्ट जाएगा और क्या करेगा? ऑब्जेक्शन रेज करेगा कि जी साहब रुकिए, इन दिस केस सेक्शन 11 of CPC will be applied. It means res judicata, ठीक है, अप्लाई होगा,
क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसने जो मुझ पे केस डाला वो ऑलरेडी क्या था, डिसाइडेड था। अब इसका मूड खराब हुआ, ये अपनी बीवी से लड़के आया, इसे क्या पता क्या चढ़ा इसे, जो इसने वापस सारी खुंदक मेरे ऊपर निकाल दी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे सेक्शन 11, ये है सेक्शन 11, ये आ गया रेस जुडिकाटा। ठीक है, रेस जुडिकाटा यही कहता है सेक्शन 11 कि आपका जो सूट ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, आप फिर से न चल दे मुंह उठा करके उस पे बहस करने के लिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर आप सूट फाइल भी नहीं कर सकते। सेक्शन 10 में सूट तो फाइल हो गए, यहाँ नहीं होगा सूट वूट फाइल। अब रुको, अभी और सुनो, अभी क्या सुनना है आपको, अभी इसको आप थोड़ा अच्छी तरह और समझे। ठीक, इसको आप ऐसे समझना है कि मतलब सबसे पहली बात तो क्या है, ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। ठीक, ये बात ध्यान में रख लिया आपने। अब इसका ना पर्पस समझो आप। मैंने क्या कहा, बोर्ड तो नहीं हो रहे, सेक्शन 11। ठीक, सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा। ठीक है, रेस जुडिकाटा, इसका क्या कहा मैंने, इसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अब ध्यान से सुन लो, इसका ऑब्जेक्ट है पहला, एंड ऑफ लिटिगेशंस। अब भाई ऐसा है, देखो, अब तुम हम पे सूट फाइल करो, हम तुम पे फाइल करें, ऐसे ही बस सालों साल निकल जाए और कोर्ट भी परेशान, वकीलों के मजे हैं वो आता अलग है कि क्योंकि वो केस चलता रहे, पैसे आते रहे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो ये कहानी चलती 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 रहेगी सालों साल। ठीक है, तो इसीलिए एंड ऑफ लिटिगेशन, पर्पस क्या है, क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, एंड ऑफ लिटिगेशन करता है ये। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप लिखो प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्टी। प्रोटेक्शन, अखिलेश आप नोट्स बना रहे हैं? ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ डबल जियोपार्टी। अब इसको थोड़ा और समझो आप, क्या कह रहा है ये। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जिस किसी व्यक्ति को एक बार किसी चीज के लिए आपको पनिशेबल कर दिया है, दोबारा से वो चीज नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसको कार्य आप रीड विद करें, यहाँ पे लिखे रीड विद आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल लिखिए आप। ठीक है, आर्टिकल 20 का 2 लिखो। उसके बाद आप लिखो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 40। ठीक है, सेक्शन 40 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक, जो कि बात करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्टी। ठीक है, उसके बाद लिखो आप इट इज बेस्ड ऑन इक्विटी जस्टिस। ठीक, इट इज बेस्ड ऑन इक्विटी और आपका है जस्टिस। ये क्या बता दिया मैंने आपको, ये मैंने आपको इसका ऑब्जेक्ट बता दिया, इसका पर्पस बता दिया। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, आपने लिख लिया सब, मैं हटा दूं इसको। ठीक है, ये आपको जब आप मेंस का क्वेश्चन लिखेंगे तो आप ये रेफरेंस दे करके लिख सकते हैं। ये रेफरेंस देके लिखेंगे तो आपको 2 नंबर फालतू ही मिलेंगे। ठीक, तो इसको मैं सिर्फ अब एक दो लीगल मैगजीन और बता देती हूँ, फिर बाकी कल पूरा करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा डिस्कशन है। अब इसके सेक्शन 11 के इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन लिखो, जो कि प्री और मेंस दोनों में काम आएंगे आपके। ठीक है, मैं बोलूं आप लिखो, या इस पे लिख ही देती हूँ, आपको कैसे समझ में आएगा। रेस जुडिकाटा। ठीक है, पहले लिखो रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट, प्रो वेरिटेट। ठीक है, ऑक्यूपेटर, ऑक्यूपेटर, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको वो निकाल के दे रही हूँ कि बिल्कुल जो आपको ज्यादा मेहनत ही ना करनी पड़े, सिर्फ जो बताऊं वही पढ़ना। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जुडिशियल डिसीजन बी एक्सेप्टेड। ठीक है, इसका मीनिंग लिख दियो, जुडिशियल डिसीजन। ठीक है,
बी एक्सेप्टेड, क्या से माना जाएगा उसको? एज करेक्ट एंड फाइनल। ये आपका इसमें सवाल पूछेगा, वही बता रही हूँ आपको, एज करेक्ट एंड फाइनल। ठीक है, ठीक, ये हो गया आपका। उसके बाद दूसरा लिखो, नेमो डेट, नेमो डेट दिस। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। तो मुझे पढ़ाने में भी फिर अच्छा लगेगा ना कि भाई आप लगन से पढ़ रहे हो। आपको मैं चाह रही हूँ कि सब चीजें दिखे। ये खिल जाता है बार बार कैमरा ना। ठीक है, नेमो डेट बिस वेक्सरी, वी ई आर, सॉरी वी ई एक्स ए आर आई। ठीक है, प्रो प्रोना एंड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? नो पर्सन शुड बी वेक्स्ड, नो पर्सन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस। ठीक है, वेक्स्ड ट्वाइस। ठीक है, फॉर द सेम कॉज। ठीक है जी, क्या कहा मैंने? फॉर द सेम कॉज, सेम कॉज के लिए किसी को भी दोबारा से क्या नहीं किया जाएगा? पनिश नहीं किया जाएगा। और भी दो तीन है तो वो भी मैं आपको लिखाऊंगी, लेकिन आज के लिए बस इतना ही है, पे स्टॉप करती हूँ। तो उसको आप लिख लें और बता देती हूँ, नहीं तो आप लिखते जाइए। पर ये ना स्पेलिंग समझ में नहीं आएगी, आप स्पेलिंग गलत कर सकते हो। ठीक है, तो इतना आपने लिख लिया। अब उसके बाद रह जाता है सेक्शन। अभी तो हमने सेक्शन पढ़ा ही नहीं है, सेक्शन रह जाता है और उसकी 8 एक्सप्लेनेशन। 8 ही है ना? हाँ, है तो बहुत सारी, जैसे 8 ही है मेरे ख्याल से। अब इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो जो है हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना तो है ही, अच्छे से पढ़ेंगे। तो इतनी बात समझ मैंने हटा रही हूँ उसको। और अगर आपको ज्यादा लगता होगा तो मैं इसकी जो है, मेरे पास जो पीडीएफ है वो मैं आपको दे दूंगी, लेकिन वो पीडीएफ दूसरे उसमें चलती है। ठीक है, चलो, तो आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो हमने इसका ऑब्जेक्ट पढ़ लिया, हमने लीगल मैक्सिम पढ़ लिया, हमने एग्जांपल से समझ लिया कि रेस जुडिकाटा का मतलब क्या है। अब हम कल सेक्शन पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और सवाल कौन सा आएगा वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको जो जितना मैंने पढ़ाया इसको अच्छी तरह पढ़ना, लिखना, और फिर कल इसके साथ सेक्शन 11 और जो आपका ये है, कोशिश करूंगी 20 तक हो जाए, लेकिन सीपीसी बहुत डिटेल में है इसीलिए हो नहीं पाता है। अभी देखो 1 घंटे में हमारा 1.5 सेक्शन हुआ है। ठीक है, चलो अच्छे से पढ़ना और एग्जाम पास करके दिखाना, आप कर सकते हो। चलो, ओके, बाय।